तो आज तारीख है 29 दिसंबर, और आज के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनमें जितनी भी ऐसी खबर है जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो मदर टेरेसा को लेकर न्यूज़ आई है कि जो मदर टेरेसा की जो हम जानते हैं कमेटी है उसको लेकर हम लोगों ने कल भी बात की थी, जो उनका एनजीओ है उसने ऑडिट करने से मना कर दिया है सरकार को। तो सरकार ने भी जो परमिशन है वो देने से मना कर दिया है। एक न्यूज़ है जो इंडिया में जो 2 ड्रग और हैं कोविड के लिए उनको अप्रूवल मिल गया, उनको लेके उससे डिटेल में बात करेंगे। सेबी की कुछ गाइडलाइन आई है नई, इनको भी अपन लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। और एक फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ है जो आई है पेंडेमिक को लेके कि पेंडेमिक जब से शुरू हुआ पिछले 1.5-2 साल से, तब से सबसे ज़्यादा केस अगर आए हैं तो कल आए हैं। मतलब दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। दुनिया में तकरीबन 1.45 मिलियन केस आए हैं एक दिन में, बहुत बड़ी बात है। तो देखो, एक तो न्यूज़ आई है ये कोविड वाली न्यूज़ कि देखो है क्या ना, मोलनू परावी, और एक है कोर्बोवैक्स और एक है कोवोवैक्स। कोर्बोवैक्स बेसिकली वैक्सीन है जो हैदराबाद में बायो ई कंपनी ने बनाई है। जो हम देखते हैं नोवावैक्स है अमेरिका की, उसने और हैदराबाद की कंपनी ने मिलकर कोर्बोवैक्स बनाई है। और वहीं हम लोग कोवोवैक्स की बात करें तो वो पुणे की कंपनी ने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ने। तो ये कुछ और ऐसे ड्रग हैं जिनको अप्रूवल मिल गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो वही है कि अब हमारे पास में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, जायकोव डी, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, कोवोवैक्स, कोर्बावैक्स, ये और बहुत सारी वैक्सीन हो गई हैं अब इंडिया में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है, हम लोग कल पढ़ रहे थे हेल्थ इंडेक्स को लेकर, तो उसका ही कुछ डाटा निकल के आया है कि टॉप इम्प्रूवमेंट अगर हेल्थ में किसी ने की है तो वो राज्य में यूपी है। अगर टॉप 5 राज्यों की बात करें तो उनमें से 4 केवल साउथ के राज्य हैं। टॉप पे केरल है, हम जानते हैं। यूपी लास्ट पे है, बट यूपी ने सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट की है। वहीं अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल और लद्दाख का, तो इसका डाटा ही उपलब्ध नहीं है सही तरीके से। अंडर 5 में और मेटर्निटी मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो उसमें केरला ने सबसे अच्छा काम किया है। और अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करें तो तेलंगाना फर्स्ट पे रहा है। बस दैट्स ऑल। और एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है आपातानी टेक्सटाइल को लेके। आपातानी टेक्सटाइल क्या है, बेसिकली शॉल, और आपातानी टेक्सटाइल के शॉल बनाए जाते हैं जिनको जिग जीरो कहते हैं हम लोग हैं, और सुपुनतारी नाम से उसकी जैकेट बनाई जाती है। तो आपातानी टेक्सटाइल क्या है, ये कला है बेसिकली जिससे अलग अलग तरीके के शॉल और जैकेट बनाए जाते हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस जैसे डिजाइन होती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं और इनको जीआई टैग मिल गया है, ग्लोबल इंडिकेटर टैग। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है जीरो वैली, जहाँ पे ये सब किया जाता है। और अभी तक अगर पूरे इंडिया की बात करें तो तकरीबन 346 ऐसे आइटम है जिनको जीआई टैग मिल चुका है। और देखो, आपातानी टेक्सटाइल पहली टेक्सटाइल नहीं है जिसको अरुणाचल प्रदेश मिला है। इससे पहले जो मिशमित्रैक्स टेक्सटाइल है, इजू इदू मिस्मी टेक्सटाइल है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो इदू मिस्मी और आपातानी ये 2 टेक्सटाइल के तरीके हैं जिनको अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग बेसिकली होता क्या है कि ग्लोबल इंडिकेटर, कि हाँ इस पर्टिकुलर तरीके की जो टेक्सटाइल है ये कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे पाई जाती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है चाइना और एलन मस्क को लेके कि चाइना का जो हम जानते हैं स्पेस सेंटर है वो ऑलमोस्ट एलन मस्क की जो सैटेलाइट है उससे टकराते टकराते बचा है। तो एलन मस्क ने इस पर काफ़ी नाराजगी जताई है और बीजिंग को इरिस्पॉन्सिबल कंडक्ट को लेके कंप्लेंट भी की है बेसिकली। और चाइना के स्पेस सेंटर की बात करें तो 2022 से शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है बाय द वे। और ये 6.6 टन का है, 10 साल से ये बन रहा है बेसिकली, और 10 साल आगे तक ये काम करेगा शुरू होने के बाद में। मल्टी मॉड्यूल है, उसमें 3 क्वार्टर है जिसमें मतलब 3 लोग जाकर रुक भी सकते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है, ये आई है यही सेबी की नई गाइडलाइंस को लेकर। आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस आई नई कि गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं, हम देखते हैं एमएलएम, अपने नीचे 2 लोग जोड़ो, 2 लोगों के नीचे और 2 लोग जोड़ो। ये एमएलएम में कई बार कंपनियां अपनी एमएलएम को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप में यूज करती हैं कि ये सामान बेच दो, अपने नीचे लोग जोड़ो, उससे हम कमीशन देंगे तुम्हें। तो ऐसे प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है इनके लिए अगले 90 दिन में नई गाइडलाइंस आने वाली हैं। बेसिकली ऐसे कंपनी जैसे टपरवेयर हो गई, एमवे हो गई, मोदी केयर हो गई। लोग मोदी केयर के नाम से सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी की है, वो नरेंद्र मोदी की नहीं है। मोदी केयर जो है वो एक एमएलएम कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी है, उसको मोदी जी से मत सोच लेना। तो बेसिकली जो एमएलएम की डायरेक्ट सेलिंग जो जितनी भी है कंपनीज, इनके लिए अगले 90 दिन में नई गाइडलाइंस आने वाली हैं जल्दी इंडिया में।
अब जब आएंगे तब उन पर बात करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एसबीआई को लेके कि एसबीआई ने आईपीओ को लेके थोड़ी टाइट रेगुलेशन कर दी है। सेबी ने आईपीओ को लेके थोड़ी टाइट रेगुलेशंस नहीं निकाली हैं कि जैसे 35% पैसे कंपनी ले सकती है, तुमने आईपीओ के लिए जो जमा किया है उसमें 35% कंपनी बिना आईपीओ लॉन्च करें यूज कर सकती हैं। जो डीआरएचपी है उसमें से जो ट्रांसकेंडल है उसमें से 20% तक मांग सकते हैं, 10% प्री इशू कर सकते हैं शेयर्स को अगर चाहे कंपनियां, और फ्लोर प्राइस के रूप में 105% तक लोग चाहे तो जमा कर सकते हैं कंपनियों में। तो ये कुछ चेंज किए गए हैं बस बेसिकली कस्टमरों के साथ में घाटा ना हो इसके लिए, जो आईपीओ निकलते हैं ना उसमें। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो हमारे मोदी जी ने बीना से लेके पानकी तक एक पाइपलाइन को लॉन्च किया है उसको लेके। बेसिकली बीना और पानकी एमपी और यूपी के बीच में पाइपलाइन है जो तकरीबन 150 करोड़ में बनेगी और 3.45 मिलियन टन पर एनम जो है वो इधर से उधर कर सकेगी लिक्विड। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक अवेयरनेस को लेके जो 27 दिसंबर को मनाया जाता है बेसिकली। और इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक अवेयरनेस मतलब जो भी पेंडेमिक वगैरह आते हैं उनको लेके अवेयरनेस फैलाना लोगों में, इसी के लिए मनाया जाता है। और ये पिछले साल से ही मनाना शुरू हुआ, बाय द वे 2020 से ही शुरू हुआ था इसको मनाना। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई ये ओल्डेस्ट फैमिली ट्री को लेके कि ब्रिटेन में अभी ऐसी 30 लोग हैं, 35 इंडिविजुअल जिन लोगों के फैमिली ट्री को खोजा गया कि हाँ भाई इनके पापा कौन थे, उनके पापा कौन थे, उनके पापा कौन थे, ऐसे कब्रों वगैरह के डीएनए और ये सब लेके। तो तकरीबन 5700 साल पुराने तक के इनके फैमिली ट्रीज को खोज लिया गया। तो ये ओल्डेस्ट फैमिली ट्री की बात आई है। तो ब्रिटेन में ये पेपर में नहीं आएगी, ये मैंने वैसे ही कवर कर दिया। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई ईरान को लेके कि जो पर्शियन गल्फ है उसमें ईरान मिलिट्री ने अपनी ड्रिल शुरू कर दी है हाल ही में। और इसराइल आदि को प्रॉब्लम भी हो रही है क्योंकि हम जानते हैं इसराइल नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर देश बन जाए, क्योंकि अभी गल्फ की बात करें तो वहाँ पे इसराइल अकेला है जो एक न्यूक्लियर देश है। और JCPOA से जब से ईरान अलग हुआ है तब से ये खतरा भी बन गया है कि हाँ ईरान हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना ले, तो बहुत सारी प्रॉब्लम लगी रहती हैं। JCPOA क्या था, तो P5 जो कंट्रीज होती हैं +1 रशिया और ईरान, इन 7 कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एग्रीमेंट, जिसके तहत ये कहा गया था कि ईरान न्यूक्लियर बम वगैरह नहीं बनाएगा, बदले में ईरान पे जो US सैंक्शंस है वो हटा लेगा। बाद में ट्रम्प भैया आते हैं, ट्रम्प भैया उससे बाहर निकल जाते हैं JCPOA में से और सैंक्शन लगा देते हैं ईरान पे। तो अब खतरा बना हुआ है कि ईरान न्यूक्लियर बम ना बना ले। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च को लेके कि उसने बताया कि 2022 तक इंडिया 6th और 2030 तक इंडिया 3rd वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और कोविड-19 ने इफेक्ट डाला है बेसिकली, नहीं तो हम लोग 2028 में ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते वर्ल्ड में। और अगर हम लोग बात करें सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च की, जिसने ये डाटा लॉन्च किया है, वो ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर USA में है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है वर्ल्ड तानसेन फेस्टिवल को लेके कि ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है, जिसका ये 97th एडिशन है और 25 से 30 दिसंबर के बीच में बेसिकली ये चल रहा है। और अभी मतलब आज और कल और रह गया, कल खत्म होने वाला है। और हम जानते हैं कि जो ओमकालेश्वर है उसकी थीम पे बेसिकली इसका स्टेज बनाया गया है इस बार। और जो झिलमिल रिवर है उसके पास में हो रहा है, पीछे ही झिलमिल रिवर उसके पीछे है, उसके सामने ही स्टेज बनाया गया है, वहाँ पे हो रहा है। ग्वालियर फोर्ट में भी प्रोग्राम हो रहे हैं इसको लेके, मोती महल वगैरह में प्रोग्राम हो रहे हैं। और तानसेन हम लोग जानते हैं, तानसेन का पुराना नाम रामतनु पांडे था, जो कि राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। और 1562 में इन्होंने अकबर को ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ इनका नाम रामतनु पांडे से बदल के तानसेन कर दिया गया था अकबर के द्वारा। और फिर ये नौरतन में भी आते हैं अकबर के। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड को लेके। तो जो हम जानते हैं भारत के ग्रीन मैन ऑफ इंडिया हैं वीरल देसाई, उनको अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड मिला हुआ है। तो दैट्स ऑल, बस यही छोटी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जापान को लेके कि जापान ने एक है इनमारसैट 6F1, ये बेसिकली सैटेलाइट है, जो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो जापान के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो इमरसैट के भाई ये कि इमरसैट के लिए लॉन्च किया गया है, तो बस हमें नाम पता होना चाहिए कि जो इनमारसैट 6F1 सैटेलाइट है वो कहाँ की है, तो जापान की है। दैट्स ऑल। और एक छोटी सी न्यूज़ और है कि यामाहा मोटर्स इंडिया के नए हेड के रूप में इशिन है, उनको नियुक्त कर दिया गया है जापान के द्वारा। बस दैट्स ऑल। तो न्यूज़ तो यहीं पे ख़त्म होती है, फिर यहाँ से हमारे एडिटोरियल शुरू होते हैं आज के। तो आज का जो पहला एडिटोरियल आया है वो आया है डेसमंड टूटू के बारे में, सॉरी। तो डेसमंड टूटू कौन थे? देखो,
डेसमंड टुटू एक हम जानते हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे, फिलोसोफर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और हम जानते हैं पादरी भी थे वो एक चर्च के। तो कुछ लोग उनको पादरी की भेष में पॉलिटिशियन कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक पॉलिटिशियन थे जिनकी भेष में एक पादरी थे। तो वही है कि लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं। बेसिकली अगर अफ्रीका की आज़ादी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो लुथुली की बात कर लो, टेम्बो की बात कर लो, मंडेला की बात कर लो, डेसमंड टुटू की बात कर लो, तो ये वहाँ के टॉप लीडर्स में से एक माने जाते हैं। कि जब अधिकारों की बात आती है तब इन्होंने वहाँ पे केवल काले लोगों को ही नहीं, गोरों के कल्याण की भी बात की थी कि इन लोगों को भी शोषित नहीं करना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ उठाने की जरूरत है, इनको शोषित करने की नहीं। इंडिया में लोग डेसमंड टुटू को गांधी से कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेल्सन मंडेला से तुम गांधी को कर सकते हो, डेसमंड टुटू ऐसे मान लो कि जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे हमारे यहाँ, ऐसे मान लो, बट पूरी तरीके से वैसा भी नहीं, कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि डेसमंड टुटू एक कोर धार्मिक व्यक्ति भी थे जिन्होंने साथ साथ में पॉलिटिक्स को भी लेके चले। तो ऐसा तो इंडिया में कोई नहीं था। और इनके कुछ कोट भी हैं फेमस, जैसे कि अफ्रीका को बाइबल मिलना सभ्यता की पहली निशानी माना जाता था इनके हिसाब से, क्योंकि अफ्रीका में लोग किसी भी धर्म वगैरह को, विशेष को, कम्युनिटी को नहीं मानते थे, लोग अपने अपने में लगे रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इनका कहना यह था कि बाहर से जो लोग आए उन्होंने हमें बाइबल दी और हमने उन्हें लैंड दी, तो इससे भी हमारा उदाहरण हुआ। पॉलिटिकल, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है डेसमंड टुटू की वजह से कि पॉलिटिकल विचारधारा में धार्मिक विचारधारा का विलय कहाँ तक सही है। तो ये डेसमंड टुटू उसकी कहते हैं ना कि जीती जागती वो होते थे। अभी तो उनकी निधन हो गया है डेसमंड टुटू का, लेकिन डेसमंड टुटू उसकी जीती जागती मूर्त होते थे कि देखो पॉलिटिकल विचारधारा में भी तुम धार्मिक विचारधारा को मिला सकते हो, लेकिन फिर भी अपने नैतिकता के पैमाने को बनाए रख सकते हो, क्योंकि एक लीडर की मूल आत्मा, कहा जाता है ना कि जैसे हम मान लें संविधान जैसी चीज है, ठीक है, हम कहते हैं कि संविधान में क्या किससे मिलकर बनाया, तो लोग कहते हैं गोखले ने, पटेल ने, नेहरू ने, गांधी ने, गोपालाचार्य ने, इन सब लोगों ने मिलकर बनाई है, जबकि इन सब लोगों ने नहीं, इनके अंदर बैठे हुए संस्कारों की देन है हमारा संविधान। यही नैतिकता की बात है, और धर्मशास्त्र भी हमें यही बताते हैं कि चाहे धर्मशास्त्र हो या संविधान, सब लोग नैतिकता की बात करते हैं। और धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मानवता भूल जाओगे, जो कि डेसमंड टुटू हमें दिखाते हैं कि वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, वो बाइबल को मानते थे, फिर भी उन्होंने और धर्मों के खिलाफ कभी बैर नहीं रखा, इवन दो वो पॉलिटिशियन थे फिर भी। और पर्सनल फायदे के लिए धर्म को कैसे यूज नहीं किया जाता है और एक धर्म को सही वे में कैसे यूज किया जा सकता है, तो डेसमंड टुटू उसके लिए हमारे एक बहुत बड़े आदर्श है पूरी दुनिया के लिए। और 1984 में हम लोग जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला था डेसमंड टुटू को। तो दैट्स ऑल, बस इस एडिटोरियल में तो यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है जो अभी हम जानते हैं पाक खाड़ी है, श्रीलंका और इंडिया, इन दोनों के बीच की जो एरिया है उसको पाक खाड़ी कहा जाता है, पाकिस्तान की खाड़ी, क्योंकि एक समय था जब पाकिस्तान से बांग्लादेश शिप्स जाया करती थी तो वो श्रीलंका के बीच से होते हुए गुजरती थी, तो इसलिए इसका नाम पाक खाड़ी पड़ गया था। तो पाक खाड़ी में हम लोग जानते हैं कुछ दिनों पहले हमारे 10 बोटें पकड़ ली गई, 68 इंडियन फिशरमैन पकड़ लिए गए हैं। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इस एडिटोरियल में बात किया गया। तो देखो, पहली बात तो तमिलनाडु के कोस्ट पे मछलियां खत्म हो रही हैं, तो लोग आगे तक जाके पकड़ने की कोशिश करते हैं हमारे फिशरमैन। एक समय था जब लिट्टे से प्रॉब्लम चलती थी, तो भारतीय लोग जो श्रीलंका के एरिया है उसको अपना ही मानते थे, क्योंकि वहां पे श्रीलंका के मछुआरे पकड़ते नहीं थे, तो भारतीय लोग वहां तक चले जाते थे। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है, और वही परंपरा बनी हुई तो आज भी चले जाते हैं लोग। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो बॉटम ट्रॉलिंग कर रहे हैं इंडिया के मछुआरे, बॉटम ट्रॉलिंग मतलब बिल्कुल जमीन से पूरा घसीट के सब खींच लेना, उस वजह से केवल मछलियां ही नहीं पकड़ी जाती, वहां का इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी खत्म हो जाता है। ये प्रॉब्लम चल रही है। जीपीएस ट्रैकिंग नहीं है हमारे नाव में, कि जो मछलियां पकड़ने जाते हैं उनके पास जीपीएस ट्रैकिंग नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है वो इंटरनेशनल बॉर्डर कब पार कर जाते हैं, कब श्रीलंका की सीमा में चले जाते हैं मछली पकड़ने, तो श्रीलंका वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। और एक चीज और है, कच्चातिवदी करके एक आइलैंड है वहां पे, जो 1970 में श्रीलंका, वो इंडिया का भाग हुआ करता था, क्योंकि वहां रामेश्वरम का था बेसिकली, लेकिन बाद में श्रीलंका को लेकर वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह चले, तो इन प्रोटेस्ट और ये गतिविधियों को खत्म करने के लिए हम लोगों ने कच्चातिवदी जो आइलैंड था वो श्रीलंका को दे दिया था। लेकिन 1970 से पहले वहां पे लोग जाते थे, और श्रीलंका ने ये कह दिया था कि हाँ ठीक है, यहाँ पे लोग मछुआरे नहीं आ सकते पकड़ने, लेकिन लोगों को अगर दर्शन वगैरह करना है, घूमना है, मंदिर वगैरह है, तो वो आ सकते हैं लोग। श्रीलंका ने कह दिया था, खुद से छूट दे रखी है वहां पे, लेकिन इंडिया के मछुआरे भी वहां पे चले जाते हैं, सीधी सी बात, ये प्रॉब्लम आ रही है। और फिर अधिकारों की जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है। अब इन सब चीजों को सही कैसे किया जा सकता है कि हमारे मछुआरे आए दिन पकड़ जाते हैं, प्रॉब्लम चलती रहती है। प्रॉब्लम किसी की नहीं है ब्रो, प्रॉब्लम केवल पॉलिटिकल विल की है।
फिशरमैन को हमें अल्टरनेट देने की जरूरत है। अच्छी नाव, अच्छे जाल को अगर हम लोग देंगे ना, तो वो डीप सी में भी जाके फिशिंग कर सकते हैं। उनको जरूरी नहीं है कि श्रीलंका के कोस्ट पे जाके फिशिंग करें, वो भी इंडिया के लोग। बात यह है कि श्रीलंका के कोस्ट पे छिछला पानी है, सीधी सी बात है, तुम किसी के भी कोस्ट पे जाओ, छिछला पानी होता है तो वहां पर पकड़ने चले जाते हैं। इंडिया में डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था 2017 में, जो सफल नहीं रहा। इस पे ध्यान देने की जरूरत है हमें। बॉटम ट्रॉलिंग को रोकने की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। अगर हमारे फिशरमैन भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर रहे हैं तो कोस्ट गार्ड की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को रोके। कोस्ट गार्ड भी वहां के नहीं रोकते, प्रॉब्लम यहाँ पे है। और साथ ही साथ हम देखते हैं सीवीड कल्टीवेशन हो गया, ओपन केज जो होते हैं इनको रोकने की जरूरत है, सीवीड कल्टीवेशन करवाने की जरूरत है। देखो एट दी एंड बात एक ही आती है घूम फिर के, कि पॉलिटिकल विल नहीं है। जिस दिन पॉलिटिकल विल आ जाएगी उस दिन ये सारी चीजें हो जाएंगी और जो हमारे मछुआरे पकड़ रहे हैं वो भी पकड़ना बंद हो जाएंगे, वरना जब तक ये चल रहा है चलता रहेगा। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग बात करें 29 दिसंबर की, तो यही गाइड था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था।